Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your parents, your friends, your relative, all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had discussed the self-inductance and mutual inductance and a very important theory we had discussed in the last lecture. Today, we are going to discuss some numerical which are very important based on the self-inductance and mutual inductance. So let us start. Friends, we come to the question number, uh, illustration number, illustration number 9 पे आ जाओ. Okay, friends, uh, are you able to see the question number 9 in your mobile screen? Yes, sir. क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके. So two concentric circular coils, one of the small radii R1 and other with a larger radius R2, are placed such that R1 is very less than R2, are placed coaxially with the centers coinciding. Obtain the mutual inductance of this arrangement. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि there are two rings and they are concentric as well. They are coplanar as well as concentric. But one is being a very much small while the other one is having a larger radius. So the radius of a bigger ring is a R2 and the radius of a smaller ring is a R1. And it is mentioned in the question that the R1 is much less than R2. So this is the system. चलो मुझे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. तो आपको ये पता होगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि या तो आप M21 फाइंड कर सकते हो. M21 का मतलब फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल अपॉन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, और यू कैन आल्सो फाइंड M12 दैट इज अ 5 by I2. तो हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम लास्ट में डिस्कस किया था जिसमें हमने ऐसा प्रूव कर दिया था कि M21 चाहे फाइंड करिए या M12 फाइंड करे, वो दोनों आंसर सेम ही आता है. चाहे आप M21 मतलब करंट कॉइल 1 में से करंट पास करके दूसरे कॉइल का फ्लक्स फाइंड करो, या चाहे कॉइल 2 में से करंट पास करके कॉइल 1 का फ्लक्स फाइंड करो, इन बोथ द केसेस यू गेट द सेम आंसर. चलो तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए. मुझे बिगर रिंग में से करंट पास करना चाहिए और स्मॉल रिंग का फ्लक्स फाइंड करना चाहिए, या फिर स्मॉल रिंग में से करंट पास करके बिगर रिंग का फ्लक्स फाइंड करना चाहिए. आपको क्या लगता है इसमें हमें क्या करना चाहिए? चलो आप में से कोई बताएगा. बिग रिंग में से करंट पास करके स्मॉल रिंग का फ्लक्स फाइंड करना चाहिए, या स्मॉल रिंग में से करंट पास करके बिग रिंग का फ्लक्स फाइंड करना चाहिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है फ्रेंड्स? हाँ सर. देखो, whenever you required to find the self और mutual inductance, आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं. सबसे पहला काम आपको B फाइंड करना है.
एक बार आपको बी मिल जाएगा, उसके बाद जाके आपको फ्लक्स भी मिल सकता है, बिकॉज फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो बी ए कोस थीटा, ए बी कोस थीटा होता है। और एक बार सेकंड स्टेप फ्लक्स फाइंड कर दो आप। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स एन फाई इज इक्वल टू एन ए बी कोस थीटा, एन ए बी कोस थीटा। और एक बार वो आपको फ्लक्स मिल जाए तो अगर आप ये नेट फ्लक्स को अगर करंट से डिवाइड करोगे तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस, अगर एक ही कोयल का सिस्टम है तो सेल्फ इंडक्टेंस, अगर दो कोयल का सिस्टम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना है आपको कि मैं क्या करूं तो मेरे लिए इजी रहेगा। बिगर रिंग में से करंट पास करेंगे और स्मॉल रिंग का फ्लक्स फाइंड करना इजी रहेगा, या स्मॉल रिंग में से करंट पास करके बिग रिंग का फ्लक्स फाइंड करें वो इजी रहेगा? बोलो क्या इजी रहेगा? ओके। स्मॉल में से बिग। नहीं, यहाँ पे बिगर रिंग में करंट पास करके स्मॉलर रिंग का फ्लक्स मिल सकता है। उसका रीजन ऐसा है कि रिंग के सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मुझे पता है, बट रिंग के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। सपोज कि हमने स्मॉलर रिंग में करंट पास किया होता, सपोज, तो वो स्मॉल रिंग के आजू बाजू कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो मुझे फाइंड करना पड़ता, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द बिगर रिंग। बट अगर बिग रिंग में से करंट पास करेंगे तो उसके सेंटर में ही स्मॉल रिंग है, और सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमको उसका फॉर्मूला है। तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा फ्रेंड्स, लेट आई बी द करंट passing from a ring having a radius r2, then a magnetic field at the center of the ring, magnetic field at सेंटर ऑफ अ रिंग। चलो, रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भैया? म्यू जीरो आई अपॉन 2r2। अगर नंबर ऑफ टर्न्स होता तो मैं वहां पे म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r लिखता, बट यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, एक ही टर्न्स है, मतलब तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r2। चलो, एक बिग रिंग का करंट मैंने बिग रिंग में से पास किया तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। कोई एक कॉइल में से आपको करंट पास करना होता है और दूसरे, यू आर फाइंडिंग द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एक रिंग में से करंट पास करके दूसरे रिंग का फ्लक्स फाइंड करना होता है। तो अब क्या करेंगे हम? बिग कॉइल का फ्लक्स फाइंड हाँ, करें। फ्लक्स लिंक्ड विद द, देखो स्टेप 1 आपको बी करना है, स्टेप 2 आपको फ्लक्स फाइंड करना है, स्टेप 3 आपको उसके बाद आपको रेशियो फाइंड करना है, तो आपको वो मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फ्लक्स लिंक विद द रिंग हैविंग रेडियस r1, तो उसका मुझे फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, फ्रेंड्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होते तो n ए बी कोस थीटा होता, यहाँ पे ओनली ए बी कोस थीटा। चलो, मुझे ये बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप एक काम करो, आपके राइट हैंड का जो फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, तो आपका थंब कौन से डायरेक्शन में जाएगा मुझे बताओ? डॉट। इनवर्ड, आउटवर्ड बोलो। आउटवर्ड। आउटवर्ड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो मुझे ये बताओ कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। जीरो, बिकॉज आपका जो एरिया है ना वो ये स्मॉलर लूप का एरिया आपको लेना है। तो ये स्मॉलर लूप का एरिया जो है वो आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक, द स्मॉलर लूप, द प्लेन ऑफ द स्मॉलर लूप, द प्लेन ऑफ अ स्मॉलर लूप इज प्लेस्ड, plane of a smaller loop is placed
perpendicular to the magnetic field, because magnetic field is coming out from the plane. So अगर plane is perpendicular, then the angle between the vector and vector b is 0. और यहाँ पे हम कर सकते हैं स्मॉलर रिंग का, स्मॉलर लूप का अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है तो स्मॉलर का एरिया लिखना पड़ेगा. तो द एरिया ऑफ अ स्मॉलर लूप इज अ पाई r1 स्क्वायर. b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r2 cos 01. यहाँ पे मैं ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. क्यों? बिकॉज एज r1 इज मच लेस देन r2, we can assume that this smaller ring is as a center, is at a center of a big ring. तो अगर ये बहुत ही कम है उसका रेडियस, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो उसके सेंटर पे ही है. तो मैग्नेटिक फील्ड हम थ्रू आउट द रिंग यूनिफॉर्म है ऐसा मान सकते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है म्यू नॉट आई अपॉन 2r2. तो ये मुझे मिल जाएगा, अभी ये नेट फ्लक्स मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2 इनटू आई. अब फ्रेंड्स मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है. तो अब आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे मिलेगा भैया. तो फ्रेंड्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स अपॉन करंट. तो टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, तो इसको करंट से डिवाइड कर दो. तो ये फ्लक्स अपॉन करंट, तो फ्लक्स तो हमारे पास है, उसको करंट से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा सोचो. ये 5/I लिखोगे तो क्या बचेगा बाकी. तो बचेगा म्यू नॉट पाई IR1 square upon 2R2. upon 2r2. So this will be the mutual inductance. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. Is it okay? Yes sir. अगर फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा यहाँ पे कंसंट्रेशन करो और थोड़ा फंडामेंटली सोचोगे ना, तो 70 to 80% आप यहाँ पे ही प्रिपेयर कर सकते हो ये सारे टॉपिक. इस टाइप का ये चैप्टर है. तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन. सो लेट अस मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन वो लाड सर के बुक में दिया हुआ है. आप आई होप के साथ में बुक लेके बैठे होगे. तो क्या फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल समझ में आया आपको? Yes sir. Sir જેમ રેઝિસ્ટન્સ નું જે એક્ચ્યુઅલ ફોર્મ્યુલા હતો રો L upon A, જે રો ઉપર બી ડિપેન્ડ કરતો તો L, એ તો ફાઈ નું છે કોઈ ફોર્મ્યુલા? नहीं मेरी बात सुनो. मैं आपको पूरा आप सॉरी फाई नहीं, इंडक्टेंस इंडक्टेंस का तो है ना, है. चलो आपने बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ. चलो resistance is equals to V upon I. But remember, resistance does not depend on the voltage or current. It is depend on dimensions and type of material, temperature, dimension and type of material. इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, not dependent. इसके ऊपर डिपेंडेंट है. तो वो टाइप ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड डायमेंशंस के ऊपर डिपेंडेंट है. कैपेसिटेंस इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q by V. But always remember, capacitance does not depend on the Q or V. It does not depend on the charge or voltage, potential difference. But it depends on the medium between the two plates, dimension of the plates, medium between the two plate, dimension of the plate, and the distance between the two plate, epsilon naught A by D. So capacitance was dependent on the three parameters: dimensions of the plate, distance between the two plates, and the medium between the two plates. Similarly, self-inductance. Inductance is equals to net flux upon the current, but we had proved, on the last lecture we had proved that the self-inductance is not depend on the flux or current. It is depend on the number of turns of the coil, size of the coil, shape of the coil, and the medium on which it is wound.
तो ये पूरा एक सौ कॉन्सिक्वेंस में है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस. इज दैट क्लियर टू यू नाउ? यस सर. So these are all in the same consequence. Is it okay? यस सर. So once again, getting back to the question number 10, it is also important. Illustration number 10, very important. Obtain the expression of a magnetic energy in a solenoid in the terms of B, A and L. देखो मुझे सोलेनॉइड का जो एनर्जी है ना उसको बी, एल एंड ए के फॉर्म में लाना है. तो वैसे मुझे एनर्जी का फॉर्मूला तो पता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है. चलो कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर और सोलेनॉइड? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर. हाफ एल आई स्क्वायर. तो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक एनर्जी और एनर्जी stored in an inductor that is also considered to be a solenoid. तो ये एनर्जी किस काम में आती है? ये एनर्जी किस काम में आती है मतलब क्या पूछना क्या चाहते हो आप? सर जैसे कि वो एम यू इक्वल्स टू एम जी एच जो एनर्जी है वो अगर कुछ फोर्स प्रोवाइड करना है मतलब ऊपर से गिरवाना है उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इसका कुछ होता है ये अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का. ये है ना मैग्नेटिक एनर्जी है. तो हम ऐसा देखेंगे ए सेवन, इसके बाद जो चैप्टर है 7 चैप्टर, उसमें हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि अगर हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर को कनेक्ट करके एक सर्किट बनाते हैं तो कंटिन्यूअसली क्या होगा कि कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में जाएगा, इंडक्टर का कैपेसिटर में जाएगा, ऐसे ओसिलेशंस होंगे. तो ऐसे एलसी, उसको एलसी ओसिलेटर बोलेंगे. और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा है कि ये इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका हमको प्रैक्टिकली बेनिफिट क्या मिलेगा? तो उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स है. आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच पढ़ोगे तो इसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा. बट मैंने आपको एक जो आपके सिलेबस में अभी आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर में, वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए ये ज़रूरी है. वो आप कैसे प्रोड्यूस होगा वो आप देख लो, वो आपको पता चल जाएगा. ओके. ओके सर. अब देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ एल आई स्क्वायर है, बट मुझे कौन से फॉर्म में लाना है? मुझे लाना है बी के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में एंड लेंथ. एरिया और लेंथ. कोई बात नहीं. चलो तो यहाँ पे वेर, मुझे ये बताओ इस फॉर्मूला में एल क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर टी एल. हाँ, वेर एल इज अ सेल्फ इंडक्टेंस. ये तो इंडक्टेंस है. और वैसे इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल होता है. एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर. एंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मुझे पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड भी लाना पड़ेगा बिकॉज हमारा जो आंसर है यू का एनर्जी का, वो एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लाना है. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, चलो मुझे क्या लिखना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड? ओनिक. मोनी. वो हमको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज अ मोनी. तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. तो अगर मुझे आई के कुछ लिखना है आई के रिगार्डिंग, तो कैन आई से इट इज अ B by म्यू नॉट एन. म्यू नॉट एन. Now putting the value of the 2 and 3 in the equation number 1, putting 2 and 3 in a equation number 1. चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. अब u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ
एल का वैल्यू हमको पता है कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल है, एंड आई स्क्वायर के बदले इन प्लेस ऑफ आई स्क्वायर आई कैन राइट बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। फ्रेंड्स अब ये म्यू नॉट, एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? न्यूमरेटर में बी स्क्वायर बचेगा, डिनोमिनेटर में एक का टू बचेगा, म्यू नॉट बचेगा, और न्यूमरेटर में और क्या बचेगा? एल। ए एल बचेगा। तो क्या हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ? हमको क्या चाहिए था? हमको ये चाहिए था कि ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो बी, ए एंड एल के फॉर्म में आ जाए, तो वो आ गया। यस सर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? यस। अरे कोई और वहां पे है कि नहीं? तनिष तो बोल रहा है, और कोई है कि नहीं वहां पे? फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सर। कुछ बोलो तो अच्छा रहेगा, मजा आएगा। अच्छा, और क्या पूछा हुआ है? तो और ये पूछा हुआ है कि ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंपेयर करो, कैपेसिटर का। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, ये एनर्जी को हम है ना वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? अगर हम एनर्जी को वॉल्यूम, Energy density. तो इट विल बी एनर्जी डेंसिटी। तो इसको फ्रेंड्स वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ से डिवाइड, वॉल्यूम मतलब ए एल से डिवाइड कर दो, तो हमको ये इंडक्टर का एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा, कोई मुझे बताएगा फ्रेंड्स? जस्ट वॉल्यूम से डिवाइड करना है आपको बी ऊपर। स्क्वायर बाय हाफ 2 म्यू नॉट। तो ये जो आपका एनर्जी डेंसिटी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। चलो इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन ए, चलो ना इक्वेशन ए, नाउ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। क्या आपको कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट। E square, and you can see that equation A and B are analogous. They are analogous to each other. Equation A and B are analogous to each other. You can see that दोनों में देखो हाफ है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में ई स्क्वायर है। और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, वहां पे मैग्नेटिज्म में अब म्यू नॉट होता है। तो साइमल्टेनियसली अगर एप्सिलॉन नॉट होगा तो वहां पे क्या होना चाहिए? वन अपन म्यू नॉट। तो देखो अब सब कुछ बराबर है। देखो तो ये दोनों इक्वेशन अलग है एक दूसरे के साथ। Yes, sir. तो वही तो पूछा है कि भाई उसको कंपेयर करो, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करो। तो ये कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes. ओके फाइन। सो इज इट द क्वेश्चन इज गिवन इन द सेम मेथड? देखो वो बुक में सेम मेथड से दिया हुआ है, कुछ अलग किया हुआ है। आपके पास क्या बुक है फ्रेंड्स, वो लाड सर का हाँ सर। सेम मेथड है? हाँ। ओके फाइन। सो फ्रेंड्स अब एक इलस्ट्रेशन नंबर 8 बाकी है। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। आप 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। उसमें कुछ भी नहीं है, आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं और कुछ नहीं है। बट एक काम करते हैं, वो 8th बाद में लेते हैं, पहले ये इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेंगे हम अभी। तो मुझे ये बताओ कि एक्सरसाइज में हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर दिए? फर्स्ट तो बाकी होगा। क्या मैंने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करवा दिया कि बाकी है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ओके आई थिंक सेकंड मैंने करवा, बाकी है। भी थर्ड भी हो गया होगा। थर्ड बाकी।
हाँ वो भी हो गया। फोर्थ बाकी होगा कि फोर्थ हो गया लास्ट में? फोर्थ कर दिया कि बाकी? फोर्थ तो बाकी। फोर्थ बाकी है, ओके। फिफ्थ कर दिया? हाँ, फिफ्थ हो गया। फिफ्थ हो गया, सिक्स बाकी होगा, हाँ। बी बाकी होगा। अभी है ना, आप एथ पे आ जाओ। एथ एंड नाइन्थ आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो एथ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके। A current in the circuit falls from a 5 ampere to 0 ampere point in 1.1 second. If the average EMF is a 200 volt, give the estimation of the self inductance of the circuit. चलो फ्रेंड्स, कोई मुझे बताएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? माइनस d5/dt। वो तो जो है ना d5/dt, वो तो कोई भी ईएमएफ, बट पर्टिकुलरली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अगर आपने होमवर्क अच्छे से किया होता तो ये आपको डेफिनेटली याद होगा। L/di/dt, दैट वाज अ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट अगर आपको एवरेज ईएमएफ की बात करनी है, एवरेज आपको सोचना है, तो एवरेज में क्या होता है कि ये dd जो होता है वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द, डेल्टा। दैट विल बी अ L डेल्टा I बाई डेल्टा t। अब यहाँ पे मुझे ये ईएमएफ जो है ना वो दिया हुआ है कि 200 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस मुझे फाइंड करना है एंड चेंज इन द करंट दैट विल बी अ 5। वैसे 0 - 5 होता है बट हम मैग्नीट्यूड वाइज सोचते हैं। तो चेंज इन द करंट मतलब 5 से 0 हुआ, मतलब 5 जितना चेंज हुआ, और उसके लिए टाइम कितना, टाइम इंटरवल कितना है, 0.1 सेकेंड है। तो फ्रेंड्स, टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड है, और ये मुझे L फाइंड करना है। तो L हो जाएगा 20/5, सो इट विल बी अ 4 हेनरी। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स? यस सर। The unit of the self and mutual inductance, as you know, the unit of a self and mutual inductance is a Henry. चलो क्वेश्चन नंबर 9। A pair of adjacent coils has a mutual inductance of a 1.5 Henry. चलो यहाँ पे ऑलरेडी हमको प्रोवाइड किया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी है। If the current in the one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change in the flux with the link with the other coil? So friends, as you know, a mutual inductance M21 or M12, that is equals to M is equals to flux of other coil upon current of the first coil. क्या ये आपको पता है friends? It was a definition of the mutual inductance. दो definition था, उसमें से एक definition ये भी था। तो अगर दूसरे coil का अगर flux हम सोच रहे हैं तो phi2 is equals to M into I1. Now applying the variation both the side, तो चेंजेस दोनों साइड अप्लाई करते हैं। तो m तो है ना वो कांस्टेंट है, दैट विल बी आउट ऑफ द वेरिएशन। इंडक्टेंस कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आई वांट टू फाइंड द चेंज इन द फ्लक्स ऑफ द अदर कॉइल। मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 दिया हुआ है एंड चेंज इन द करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल। चेंज इन द करंट ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज ऑल्सो गिवन फ्रॉम 0 to 20, मतलब 20 - 0 तो 20। So the flux change, variation of the flux in the other coil equals to 1.5 into 2, that is 3. 3 times are 30. So 30 Weber is the answer. क्या फ्रेंड्स ये समझ में आया आपको ये दोनों क्वेश्चन? यस सर। सर अगर 10 to 20 दिया होता तो हम 20 लेते या 10 लेते? 10 ही लेते ना, ऑब्वियसली आपको वेरिएशन ऑफ द करंट करना है ना, तो जो दिया है वही लेना पड़ेगा आपको। वेरिएशन ऑफ द करंट, तो 10 to 20 दिया होता तो मैं 20 - 10 लिख के 10 लिखता। 20 - 10 मतलब 10 होगा, ऑब्वियस चीज है ना। सर
तो और वो ऊपर वाली फॉर्मूला है phi2 इक्वल्स टू mi1, उसमें तो वो I तो क्या आपको, लेना होता है? अरे वो तो आपको इंस्टेंटेनियस, ये क्या है कि इंस्टेंटेनियस करंट तो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स मिलेगा आपको, वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मूला है वो आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस फ्लक्स मिलेगा आपको। और आपको फाइंड क्या करना है, फ्लक्स लिंकेज, चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज, आपको चेंज फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स नहीं फाइंड करना है। इज इट अंडरस्टूड? सर और चेंज होके फाइनल क्या फ्लक्स बनता है वो पूछते तो। देखो आप, सीधी सी बात है कि जब आपका करंट 20 एम्पियर होगा तो आपका जो इनिशियल फ्लक्स है ना, देखो सीधी सी बात है कि जब करंट पास हो रहा है तो फ्लक्स लिंक होगा। तो आपका जो इनिशियल फ्लक्स है कोयल नंबर 2 का, जो इनिशियल फ्लक्स है दैट कैन बी फाउंड बाय द म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू इनिशियल करंट। तो इनिशियल करंट जीरो है तो इनिशियल फ्लक्स भी जीरो होगा, इनिशियल करंट जीरो है तो आपका इनिशियल फ्लक्स भी जीरो होगा, एंड फाइनल फ्लक्स जो होगा वो 1.5 इंटू फाइनल करंट 20 हो रहा है, तो फाइनल फ्लक्स आपका 30 वेबर हो जाएगा। तो आप ये काम करो, आपको ये नहीं करना है तो आप ये करो, चलो आप पहले इनिशियल फ्लक्स फाइंड करो, फिर फाइनल फ्लक्स फाइंड करो, उसके बाद चेंज इन फ्लक्स फाइंड करो, तो भी आपका 30 आंसर आएगा, उसमें क्या है। ओके सर। इट इज़ द सेम थिंग, इज इट अंडरस्टूड? चाहे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर मैंने वेरिएशन डायरेक्टली वेरिएशन फाइंड कर दिया तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए, जैसी आपकी मर्जी। जब कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो फ्लक्स भी जीरो होगा ऑब्वियसली। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। अगर 10 एम्पियर से 20 एम्पियर होता तो मैंने यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैंने ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को 10 से मल्टीप्लाई किया होता तो कुछ और आंसर आता। इज इट ओके? सर मतलब मैं ऐसा कह रहा था कि अगर क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू में उसमें ऐसा पूछते कि ये फर्स्ट कॉइल में जैसे कि 2 एम्पी करंट फ्लो हो रहा है, तो सेकेंड कॉइल में फ्लक्स कितना होगा सर? वो तो फिर जीरो आना चाहिए ना, भले ही अगर 1.5 इंटू 2 करे। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो आप? तो करंट चेंज नहीं हो रहा तो फिर फ्लक्स भी नहीं अरे निकलेगा ना। भाई, करंट चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसने ऐसा कितने बताया कि फ्लक्स नहीं जनरेट होगा? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, बट फ्लक्स तो वेराई तो होगा, फ्लक्स तो लिंक तो होगा ना, करंट अगर पास हो रहा है तो फ्लक्स तो लिंक होगा ही, चाहे कोयल नंबर 1 हो या कोयल नंबर 2 हो। ये कोयल नंबर 1 में से मैंने करंट पास किया, राइट? तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर फ्लक्स वेराई नहीं हो रहा है तो कोयल 2 में फ्लक्स कनेक्ट ही नहीं होगा, ऐसा तो थोड़ी ना होता है। फ्लक्स तो कनेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा? क्यों क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसमें कनेक्ट होने में? बट ईएमएफ नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, मुझे पता नहीं, बोलो क्या बोल रहे हो आप? सर मतलब मैं ऐसा कंफ्यूज हो रहा था कि फ्लक्स लिंक हो जाएगा तो फिर फ्लक्स की वजह से करंट भी खुद का जनरेट हो जाएगा ना कॉइल 2 का। नहीं, लिंक वापस से वही चीज, अगर लिंक होने से कुछ नहीं होता, लिंक होने के बाद क्या होना चाहिए? अगर दूसरे कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है तो लिंक होने से कुछ भी नहीं होगा, वो लिंक्ड फ्लक्स को वेरिएशन करना पड़ेगा, तब जाके यह प्रोड्यूस होगा। ओके सर। इज सर दैट? और सेल्फ ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम हो सकते हैं कभी? देखो सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना वो कब पिक्चर में आएगा, जब एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल का, ओनली वन कॉइल, और खुद का ही फ्लक्स खुद के साथ लिंक हो रहा है, तो खुद का फ्लक्स डिवाइड बाय खुद का करंट, खुद का नेट फ्लक्स डिवाइड बाय खुद का करंट, तो वो हुआ सेल्फ इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल कब आएगा? तो जब दो कॉइल के सिस्टम होगा और दोनों में से कोई एक कॉइल का हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और दूसरे कॉइल का करंट डिवाइड करेंगे, तो वो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन लाजमी ही नहीं है कि सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दोनों फिनोमिनन ही टोटली डिफरेंट है। तो व्हाई आर यू मर्जिंग दैम? एक में एक ही कोयल होता है, दूसरे में दो कोयल होती है। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि वैल्यू सेम। दो कोयल अगर है तो कोयल एक का फ्लक्स अगर कोयल 2 में लिंक हो रहा है
और कोयल एक में हम करंट चेंज करेंगे तो कोयल एक के अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा एंड कोयल 2 के अंदर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा। मतलब कोयल एक में सेल्फ इंडक्टेंस का भी फिनोमिनन लगेगा एंड कोयल 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फिनोमिनन लगेगा। मतलब वो दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो सकती है बट दोनों चीज अलग है। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तो बाकी है, सेकंड हमने कर दिया है, थर्ड भी हमने कर दिया है, बट फोर्थ बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप और थोड़ा सोचना। देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं आपको हिंट अगर दे रहा हूँ, धीमे धीमे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि क्या करना है यहाँ पे। देखो ऐसा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है हमारे पास और उसका लेंथ जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है और उसका जो थिकनेस मतलब विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है और वहाँ पे एक स्मॉल कट किया हुआ है और उसको है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं। और केस 1 में हमने क्या किया है कि केस 1 में what is the EF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side and shorter side। तो अब ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना क्या चाहते हो वही समझ में नहीं आ रहा। तो अभी समझ में आएगा भैया। केस 1, चलो अज्यूम कर लो कि ये जो क्रॉस है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो ये प्लेन के अंदर जा रहा है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है और इसके अंदर है ना मुझे एक लूप प्लेस करना है। बट इन द केस 1 आई एम गोइंग टू मूव द लूप विद द वेलोसिटी नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, मतलब मैं लूप को ऐसे बाहर निकालूंगा। तो आप देख सकते हो कि ये लूप तो मैंने देखो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है और अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम मूविंग द लूप, आई एम मूविंग दिस लूप नॉर्मली, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड। देखो क्या आप देख सकते हो। यस सर। अब मुझे क्या करना है कि ईएमएफ फाइंड करना है। तो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस लूप इनटू 4 पार्ट। इसको मैं नाम दे देता हूं कि भाई पी क्यू आर एस। तो ईएमएफ ऑफ अ पी क्यू साइड विल बी 0। पूछो क्यों? क्यों? बिकॉज वो जो पी क्यू वाला जो पार्ट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की साइड है, वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की साइड है। तो मतलब वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की साइड है ये रोड, तो ये रोड में कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका भी 0 होगा और ईएमएफ ऑफ एस पी ब्रांच एंड ईएमएफ ऑफ क्यू आर ब्रांच इज ऑल्सो 0। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रोड अगर वेलोसिटी v से l लेंथ का रोड अगर मूव हो रहा है तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो बाबा लंगोटी है। बट आपको याद होना चाहिए कि इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बी वी एंड एल ऑल द थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बट ये एस पी एंड आर क्यू वाली जो ब्रांच है, क्यू आर वाली ब्रांच, उसका लेंथ देखो, एस पी ब्रांच एंड क्यू आर ब्रांच का जो लेंथ है ना वो वेलोसिटी के पैरेलल। पैरेलल है। तो उसका मतलब उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं निकलेगा कि जो परपेंडिकुलर होगा, उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं निकलेगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो अब ये तीनों का तो 0 हो गया। अब किसका बाकी बचेगा? एस आर ब्रांच का ईएमएफ बाकी बचेगा। तो ईएमएफ नेट ईएमएफ दैट इज ईएमएफ ऑफ एस आर ब्रांच प्लस ईएमएफ ऑफ अ पी क्यू प्लस ईएमएफ ऑफ अ क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। तो ये तो सारे 0 है, खाली एक आर एस का बचेगा और वो तो रोड है, वो परपेंडिकुलर मूव हो रहा है तो उसका ईएमएफ क्या होता है भैया? बीवी एल, बट एल मस्ट बी द लेंथ।
तो यस, इसका लेंथ तो 8, मतलब हमने बिगर साइड को ही एल बोला हुआ है, स्मॉलर साइड को हमने 2 बोला हुआ है, और ये बिगर साइड ही है, तो ये एल बराबर है। क्या ये आपका समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो 0.3 टेस्ला है। अब 0.3, अब वेलोसिटी कितना है? तो बोले 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, एंड लेंथ कितना है उसका? तो बोले 8 सेंटीमीटर है। तो ये इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट केस में, नेट ईएमएफ को फाइंड करना है, तो वो आ जाएगा 2.4 10⁻⁻4 वोल्ट। चलो फर्स्ट केस के अंदर लॉन्गर साइड के नॉर्मल डायरेक्शन में हमने कोई को निकाला, तो ईएमएफ 2.4 10⁻⁴ वोल्ट आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा भी है, उसको निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको बाहर निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा सो दैट द कोयल कैन बी आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकालने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कोयल को? देखो, मैग्नेटिक फील्ड में से कोयल को बाहर निकालना है तो कितना डिस्टेंस, आप देख सकते हो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाना पड़ेगा। ये एल है, ये बी है। तो अगर कोयल को आपको बाहर निकालना है तो कोयल को कितना डिस्टेंस आपको ट्रैवल करवाना पड़ेगा तो वो बाहर निकल के आएगा? अरे बोल भी दो। ये कोयल है ना, इट इज जस्ट, इसका जो एक लेंथ है ना वो जस्ट बाहर निकला हुआ है, और दूसरा लेंथ को मुझे बाहर निकालना है पूरे कोयल को, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करवाना पड़ेगा? बी। तो ये जो बी जितना, ये जो है ना वो बी है, बी, ये स्मॉलर लेंथ जो है ना वो बी है, तो मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? बी जितना। और बी का वैल्यू जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में ही रखता हूँ बिकॉज वेलोसिटी भी है ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो वो निकल जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो द आंसर इज 2 सेकंड। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। चलो अब सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस में अब ये पूरा क्वेश्चन वापस से रिपीट होगा, बट अब जो है ना मैं है ना कोयल को कैसे निकाल रहा हूँ? शॉर्टर साइड। हाँ, शॉर्टर साइड को मैं पहले बाहर निकाल रहा हूँ, और उसके लिए मुझे सोचना है कि क्या होगा। तो देखो, अब मैं ना कोयल को ऐसे प्लेस करूंगा कि उसका शॉर्टर साइड से वो बाहर निकलने का, कुछ नहीं, L इक्वल्स टू 2। नहीं, और एक जगह, और एक जगह पे चेंज होगा। हाँ, मतलब 2 जगह पे चेंज होगा, और दूसरे में कहाँ पे और क्या चेंज होगा? पता चला आपको दूसरा कहाँ पे चेंज होगा? तो ये दूसरा बात, बट यहाँ पे ईएमएफ क्या रहेगा? बावा लंगोटी नहीं, बावा बी होगा। इज इट क्लियर? बिकॉज ये जो बी साइड है, हाँ, वो तो अभी चलता है। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। वो एल, वो तो आपने बराबर बोला कि भाई एल के बदले बी लिख दो यार, वो तो बराबर, एल इक्वल टू 2 लिख दो, उसकी बात नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अभी मुझे, अभी आपको पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बी जो है वो 0.3 है, वेलोसिटी 10⁻⁻² है, और यहाँ पे लेंथ के बदले ब्रेथ आएगा, वो तो बराबर है कि 2, तो अब 2 लिखना है वो 8 के बदले। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 2.4 के बदले 3 2 6, मतलब 0.6 आंसर आएगा। 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट, ये तो बराबर है। बट दूसरा चेंज यहाँ पे आएगा, अब टाइम कितना लगेगा? तो वापस से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करवाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पूछ रहा था। अच्छा, डिस्टेंस 8। अब डिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए? वो लेंथ जितना हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इतना डिस्टेंस ट्रैवल करवाना पड़ेगा, देखो। यस इज इट अंडरस्टूड? यस यस।
तो ये डिस्टेंस जो है वो लेंथ जितना करवाना पड़ेगा, तो वो मतलब 8 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आंसर आएगा 8 सेकंड। चलो क्या फ्रेंड्स, ये पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया? केस 1 केस 2 दोनों केस आपको समझ में आए? यस सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Okay, come to the next question. It is a good question. So let's talk. Fifth question करवा दिया, बाकी है फिफ्थ हो गया ना? Fifth is over. Yes, sir. Okay, sixth तो अभी वो जनरेटर के बेस पे है। सेवेंथ क्वेश्चन मैंने करवाया कि बाकी है? बाकी है। देखो सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अब मुझे सिर्फ 2-3 मिनट दे दो, मैं 3-4 मिनट में ख़त्म कर, किसी का अगर 2 o'clock को लेक्चर है तो 3-4 मिनट मुझे दे दो, खाली 3-4 मिनट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लो, एक बार सुन लो। इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। Horizontal straight wire of a 10 meter long is extended in the east west and falling with the speed of 5 meter per second. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को ड्रॉ कर लेते हैं, सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट आइडिया। ओके, सो फ्रेंड्स चलो ये जो है वो क्या होगा? चलो फ्रेंड्स ये जो है वो ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ जो होता है ना, वो अर्थ के पैरेलल होता है, वो सारा चीज़ अर्थ के पैरेलल होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो होता है वो पूरा अर्थ के पैरेलल होता है। तो ये नॉर्थ साउथ जो है वो अर्थ के पैरेलल ही होता है, एंड दूसरे दो डायरेक्शन जो होते हैं वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये जो डायरेक्शन होगा, कोई मुझे बताएगा ये डायरेक्शन कौन सा है? ये कौन सा वाला डायरेक्शन होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अब हमारा जो वायर है ना वो ईस्ट वेस्ट में लोकेटेड है, तो आवर वायर इज लोकेटेड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। वे वायर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये रहा हमारा वायर, वो ईस्ट वेस्ट में है, तो ये रहा हमारा वायर पड़ा हुआ है। आर यू एबल टू सी दिस वायर विच इज लोकेटेड इन द ईस्ट वेस्ट? इज इट ओके? यस तुम सर। ये बताओ कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है पैरेलल टू द सरफेस। वो नॉर्थ, देखो आपको पता है कि जियोग्राफिक साउथ से वो नॉर्थ की तरफ होता है, बिकॉज जहाँ पे जियोग्राफिक साउथ होता है वहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल सिचुएटेड होता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जियोग्राफिक नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो वो मैं यहाँ पे जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ, तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारा क्या है फ्रेंड्स? ये अभी जो मैंने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड। वो दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट, horizontal component of the earth's magnetic field. It is towards the north. So this is actually a BH, and this will be the velocity. हाँ सर, एक डाउट है सर,
એક્ઝામમાં આવું કઈક સિચ્યુએશન આવે તો જે એકચ્યુઅલ મેગ્નેટ છે અર્થનો એની મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કન્સિડર કરવાની કે આપણે જે કન્વેન્શનલી જે માન્યું છે કયો કન્વેન્શનલ ને કયો એકચ્યુઅલ? તો કન્વેન્શનલી આપણે જે નોર્થ પોલ છે આને એને આપણે મેગ્નેટિક નોર્થ કહીએ પણ એકચ્યુઅલી છે સાઉથ પોલ. તો એક્ઝામમાં નહીં કેવી નહીં નહીં રીતે નહીં 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 એકચ્યુઅલ લેવાનું કે પછી એકચ્યુઅલ જ લેવાનું હોય ને. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કઈ તરફ હોય, that is you have to find out. You have to always consider the magnetic direction of the magnetic field lines, and it is always from the geographic. It is always from geographic south to geographic north. Is that clear? ઓકે સર. देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ABC. नंबर 1, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF? तो आपको पहले EMF फाइंड करना है. तो इफ रोड इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो आपको पता है कि EMF का फॉर्मूला क्या होगा, BVL. बट आप देखो यहाँ पे वेलोसिटी आप देख सकते हो कि नीचे की डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी है ना वो y डायरेक्शन में है, वेलोसिटी y डायरेक्शन में है, लेंथ उसका x डायरेक्शन में है, एंड अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वो z डायरेक्शन में है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ पे BVL में B क्या आना चाहिए, ઈ cos θ. H होना चाहिए, because BH will be perpendicular to the V and L both. Is that clear? And horizontal, fortunately हमको horizontal component ही डायरेक्ट दे दिया है. दे दिया है, अदरवाइज हमको क्या करना पड़ता, अदरवाइज हमको BH इक्वल्स टू क्या करना पड़ता, B ઈ को. cos θ करना पड़ता. बट यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमको डायरेक्टली वो BH ही दिया हुआ है. सो नो वरी अबाउट दैट. वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड एंड लेंथ उसका 10 है. तो फाइनली ये हो जाएगा 15, दैट इज 1.5 मिली वोल्ट. तो ये हो जाएगा 15 मतलब 1.5 मिली वोल्ट. चलो ये वोल्टेज तो मिल गया. दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन. देखो अब ये चीज मेन है, इसको ध्यान से देखो. ये JEE की एग्जाम में, नीट की एग्जाम में पूछते हैं direction of the EMF. So whenever you want to find the direction of the EMF, so you need to find the force on the positive charge. Direction of EMF मतलब direction of a force on a positive charge. ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए. तो डायरेक्शन ऑफ द EMF का मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. चलो अब मुझे ये F का डायरेक्शन फाइंड करना है. तो डायरेक्शन ऑफ F इज इक्वल्स टू, चलो Q पॉजिटिव चार्ज है. अब मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है. हम है ना, ये इसको x बोल देते हैं, इसको y बोल देते हैं, और आउटवर्ड डायरेक्शन को z बोल देते हैं. तो वेलोसिटी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है, कोई बताएगा मुझे? -5 माइनस ठीक है. माइनस j के. पर मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? आई कैप. इज इट क्लियर टू यू? ओके. मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है. देखो हाँ सर. ईस्ट वेस्ट, आई कैप एक्स डायरेक्शन तो ईस्ट वेस्ट है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ साउथ है, वो अंदर जा रहा है. बोलो समझ में आया ये चीज? हाँ यस सर. ये माइनस माइनस विल गेट यू पॉजिटिव. JK आई आई JK आई. आई का मतलब कौन सा डायरेक्शन? एक एक्स नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा. तो EMF का जो डायरेक्शन है, सो डायरेक्शन ऑफ द EMF इज, सो डायरेक्शन ऑफ EMF, डायरेक्शन ऑफ EMF इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. क्या ऐसा लिखा हुआ है फ्रेंड? देखो तो सेकंड में ऐसा लिखा हुआ है.
आंसर देखो तो। Yes, sir. थर्ड वन, विच इज एट द हायर पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स मतलब टुवर्ड्स द ईस्ट है, तो ऑब्वियसली वहां पे पॉजिटिव चार्ज लोकेट होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लोकेट होगा। तो कौन सा वाला एंड जो है वो ज्यादा हायर पोटेंशियल पे होगा? द पॉजिटिव वाला। ऑफ अ रोड एट ईस्ट इज एट हायर पोटेंशियल, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो क्या ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? यस सर। सर ईएमएफ એટલે પોલારિટી કહેવાય ને? एग्जैक्टली तो मैंने वही तो बताया आपको, ये चीज़ आपको याद रखना है कि कभी अभी आप देखो ईएमएफ वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, ईएमएफ वैसे स्केलर, हाँ फिर भी डायरेक्शन उसका क्यों डायरेक्शन आया? होता नहीं है, उसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है, बट अगर पूछते हैं तो आपको ऐसा सोचना है, अगर पूछते हैं तो आपको ये सोचना है, इसीलिए तो मैंने लिख के दिया आपको, इसी के लिए तो मैंने आपको लिख के दिया। इज इट ओके? ओके सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड। एक और लेक्चर लगेगा, अब 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डोंट मिस द लेक्चर, डोंट मिस एनी अदर एग्जाम। अब जो पूरा चीज़ हमको करना है वो मैं हमारे, अब जो मैं वीडियो लेक्चर्स मैं होमवर्क वो सब आपको एप्लीकेशन के अंदर ही दूंगा। तो आई होप कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप रोहित भाई का साथ कांटेक्ट करो, और सारी चीज़ अब होमवर्क भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही भेजना है, मैं पेपर भी एप्लीकेशन के अंदर ही भेजूंगा आपका, मैं भी यहाँ से आपको होमवर्क एप्लीकेशन के अंदर ही भेजूंगा। तो व्हाट्सअप का यूज़ अब मैं सॉल्यूशंस भेजने के लिए करूँगा, पेपर के सॉल्यूशंस को भेजने के लिए, बाकी सब अब कुछ एप्लीकेशन में ही होगा, व्हाट्सअप में नहीं आएगा। अब सर आप तो क्लासरूम में वीडियोस भी डिलीट कर आपको दिए ना? क्या बोल रहे हो? क्लासरूम डिलीट कर दिए ना तो? नहीं क्लासरूम अभी रखो, बिकॉज क्या होता है एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें आप मैक्सिमम 10 फोटो सेंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ तो ये करना है कि एक फोटोग्राफ में 2 पेज आ जाए, ऐसे फोटोग्राफ आपको भेजना होगा एग्जाम के अंदर। और अगर 100 मार्क्स का पेपर कोई होगा तो उसमें भी पॉसिबल नहीं होगा वो 2 पेज में भी, तो तब हम क्लासरूम से चेक करेंगे। ओके? ओके सर। सर हाँ बोलो। સર સર તમે કીધું હતું ને iOS માટે